इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स ओडीआई सीरीज का आगाज था और बड़ा जबरदस्त आगाज रहा भारतीय टीम के लिए, जहां पर 259 का लक्ष्य था और उसे कह सकते हैं कि लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि चेस करते हुए इंडिया की टीम हो, जब लोअर ऑर्डर आ जाता है तो थोड़ा सा आपको टेंशन होती है। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत ऐसी सिचुएशंस पर, चाहे वो T20 मुकाबले हों या फिर ओडीआई मुकाबले हों, हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि ओडीआई की सिचुएशन दीप्ति शर्मा को जो है रास ज्यादा आती है, बट यहां पर आज आपको कहना होगा कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, जहां पर वो शुरुआत से ही प्रोएक्टिव रही। क्योंकि जिस सिचुएशन पर दीप्ति क्रीज पर आई थी और उनकी और जेमी की जब पार्टनरशिप लगना शुरू हुई तो मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन उन दोनों ने ही जो अर्जेंसी दिखाई रनिंग बिटवीन द विकेट और टाइमली बाउंड्रीज हो वहां पर, चाहे वो दीप्ति का 1 हैंडेड 6 हो जिसने वहां पर मजबूर कर दिया रवि शास्त्री को भी ये कहने पर कि ऋषभ पंत भी देखकर बोलेंगे कि मैंने तो ये कहीं पर देखा है कि लड़कियों ने एक बार फिर बड़ी जीत ली है और बचा के रख दिया यार। मतलब एक दिन एक परफॉर्म करती है, एक दिन दूसरा धागा फाड़ छप्पर फाड़ टाइप जिस तरह से बैटिंग करी है एमएस धोनी की याद। साथ ही कुछ कैजुअल और सिली मोमेंट्स भी रहे, जहां पर आपने देखा कि हरलीन गोयल का रनआउट वो हरमनप्रीत की तरह आपको उस तरीके से जो बैट स्ट्रक कर जाना या फिर आप बैट ग्राउंड ना करो, वैसा आपको जब देखने को मिलता है। लास्ट में थोड़ी बहुत तो टेंशन वाली चीज लग रही थी, बट जब टेंशन बढ़ रही थी तब तक जो है इंग्लैंड भी कुछ गलती कर रहा था, वो शायद एक्स्ट्रास के रूप में हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट इस मैच में रहा जब दीप्ति एलबीडब्ल्यू आउट हो सकती थी, लेकिन इंग्लैंड ने वो रिव्यू लिया ही नहीं। लॉरेन बेल को भी समझ में नहीं आई, नेट सेवरब्रंट को भी समझ में नहीं आई और साथ साथ एमी जोन्स को भी समझ में नहीं आई। तो दीप्ति जा रही है अनबीटन हाफ सेंचुरी कर और इंश्योर किया उन्होंने कि भारतीय टीम में मुकाबला जो है जीते और तब वहां पर वो खत्म करके जाए। जेमी एक स्कूप करते हुए आउट हो गई थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी पारी खेली, 40s में उनका स्कोर रहा, हाफ सेंचुरी वो नहीं कर पाए, लेकिन दीप्ति ने हाफ सेंचुरी पूरी करी। फिर उसके बाद ऋचा घोष आई, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई, वहां पर कह सकते हैं कि उनका इनएक्सपीरियंस और दीप्ति का रिएक्शन उस टाइम साफ बता रहा था कि कितनी वो निराश हैं जिस तरीके का शॉट ऋचा ने खेला। क्योंकि लगातार जो है दीप्ति उनको बस यही कह रही थी कि आप आराम से खेलिए, रुक जाइए, आराम से खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज भाईजान इंडिया जो है ना कोई ना कोई खबरों में रहता है जनाब, और फिर छोटी मोटी खबरों में नहीं रहता, फिर टॉप की खबरों में रहता है। सर इंडिया की ऐसे मतलब एक लेवल बना हुआ है ना, एक लेवल है इस वक्त इंडिया क्रिकेट का। सर आप क्रिकेट में किसी तरफ बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। बट हुआ ये कि शुरुआत से ही भारत को जो है स्टार्ट्स भी मिली, खिलाड़ी जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और अगर आप देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स तो 48 रन पर जो है पहली विकेट गिरती है और आपका रन रेट भी बड़ा अच्छा चल रहा था। स्मृति मानधना आउट हुई थी और स्मृति ने भी 28 रन करे वहां पर, तो अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। फिर प्रतिका रावल उन्होंने भी 36 रन करे और जब वो आउट हुई तो स्कोर था 94 फॉर 2। लेकिन इसके बाद आप कह सकते हैं कि अगले 20-30 रनों पर आपकी जो विकेटें गिरी, 102 पर 3 हरलीन गोयल एक कैजुअल सा रनआउट वहां पर आता है और फिर हरमनप्रीत कौर 124 पर 4 जब हुआ तो वहां पर एक ओपनिंग थी और ठीक है भारतीय टीम ने वहां पर दीप्ति को भी प्रमोट किया, बट दीप्ति को प्रमोट किया वहां पर एक सेंस ऑफ कामनेस चाहिए थी। दीप्ति और जेमी ने वो एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई जहां पर फीचर था रनिंग बिटवीन द विकेट, जो एनर्जी आपको देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो है चेज प्लान करी, काबिल तारीफ वो चीज थी। फिर जब विकेट गिरी जाकर 214 पर 5 यानी कि 124 पर 4 से 214 पर 5 जब जेमी की विकेट गिरती है, तब तक यही था कि भाई इंडिया को वही चीज यहां से जो है मैच से दूर कर सकती है जो एट टाइम्स इंडिया को हॉन्ट करता है, और वो है कि रन चेज में पैनिक कर देना और विकेट्स एक के बाद एक गिरना। हालांकि वो पैनिक थोड़ा सा पता नहीं बेवजह ऋचा घोष ने दिखाया जरूर, बेवजह उन्होंने जो है वो एक स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करी और वहां पर वो स्टंप हुई थी। लेकिन उसके बाद अमनजोत कौर आए और अमनजोत कौर की प्रेजेंस एटलीस्ट आपको ये दिखाती है कि वो अपने गेम को लेकर भी काफी श्योर हैं और उस तरीके से उन्होंने आराम से जो है लास्ट में फिनिश कर दिया मुकाबला। फैक्टर रहे इस मैच में जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने बहुत इकोनॉमिकल वहां पर स्पेल्स डाले, जैसे स्नेह राणा 10 ओवर सिर्फ 31 रन देती हैं, 2 विकेट लेती हैं। श्री चारनी 10 ओवर 46 रन, 1 आउट वो करती हैं। दीप्ति शर्मा आप कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि थोड़ी सी महंगी साबित हुई, बट फिर भी लेस देन 6 रन पर ओवर, 10 ओवर 58 रन उन्होंने दिए थे। क्रांति गौड़ को 2 विकेटें मिली, अपफ्रंट उन्होंने वो काम बड़ा जबरदस्त किया था। और इंग्लैंड की भी इसी तरीके की रिकवरी लगी थी, इंग्लैंड जो है 97 पर 4 था और वहां पर उसके बाद उनकी पार्टनरशिप वहां पर लगी थी जहां पर सोफिया डंकली और डेविडसन रिचर्ड्स ने एक साझेदारी निभाई और फिर जिस टोटल तक वो पहुंचे थे हमने उस टाइम भी बात यही करी, अगर ऊपर विकेटें नहीं गिरती तो भारत के लिए लक्ष्य जो है उतना ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला था। तो यहां पर एक जबरदस्त एक आउटकम रहा भारतीय टीम के लिए जहां पर उन्होंने एक रनचेज पूरी करी और उस रनचेज में ये है कि काफी बारी होता था कि रनचेज आपकी ऊपर से होती है या फिर हरमनप्रीत उसमें एक फैक्टर हो, लेकिन जेमी, दीप्ति को शायद ये नॉक जो है आगे आने वाले मुकाबलों में जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे वहां पर आपको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि आज आप देखिए रन बॉल टाइप उनकी नॉक रही और उन्होंने
ये नहीं वेट किया कि वो दबाव आए तो तब वो पैनिक में एक प्रेशर शॉट खेलें कि भाई अब छक्का मारना ही मारना है, चौका मारना ही मारना है। स्वीप्स पर तो उनकी मास्टरी है ही है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो शॉट्स खेले और जो 106 लगाए, वो यही बता रहा था कि शायद वो भी अपने गेम में अब लगातार जो काम कर रही हैं और उसके साथ आगे बढ़ रही हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि आपके लिए ये सीरीज जो है, आपको पता है कि 3 मैचों की सीरीज है और आप यहाँ पर द मोमेंट आप बढ़त बना लेते हो एक मैच में तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आते हो और आपको सामने वाली टीम पर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि अगर स्टिल जो इस लॉर्ड में जो खिलाड़ी वहां पर खेलेंगे उनके लिए बड़ा जबरदस्त वो एक्सपीरियंस रहेगा। और कोशिश यही होनी चाहिए भारत की कि लॉर्ड्स में मेंस टीम तो नहीं उस तरीके से मुकाबला क्लोज कर पाए, लेकिन ये जो विमेंस टीम है यहाँ पर जिस तरीके से T20 सीरीज में परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस एक और दी वहां पर और गेम को जो है वहां पर जीते भी और साथ ही साथ उसके साथ वो अपने सीरीज भी जो है अपने नाम करें। इस मुकाबले में जैसे मैंने आपको बताया कि जेमी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा, 48 रन उन्होंने करे। उन्होंने सिर्फ 54 गेंदें ली 48 रनों के लिए, जिसमें 5 चौके थे। दीप्ति की बात करें तो दीप्ति ने 64 गेंदों पर 62 रन, तो ये एक इंप्रूवमेंट नजर आई और देखकर पर्सनली मतलब ये अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत बारी एक ये चर्चा होती है कि किस तरीके से दीप्ति जब ऐसे सिचुएशन में आते हैं, और जब वो आई भी थी तो तब भी ये लग रहा था कहीं आस्किंग रेट जो है वहां पर धीरे धीरे जो है ऊपर ना हो जाए, तो उस चीज की भी टेंशन थी। और अगर आप बात करेंगे वहां पर कि किस तरीके से इंग्लिश टीम वो जरूर ये बोलेगी कि जिस तरीके से फील्ड में वो कैजुअल, बहुत ज्यादा मिस फील्ड्स भी रही वहां पर और चांसेस भी वहां पर छोड़े आपने, और साथ ही साथ जो एक चीज और थी कि एक्स्ट्रास, लगातार एक्स्ट्रास तो दिए ही जा रहे थे वो। ये जो पिछले कुछ दिन रहे ना इंडियन क्रिकेट के लिए, उसके लिए मुझे लगता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी मेरी कम पड़ गई है। मुझे एक्स्ट्रा ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी क्योंकि दूर से लानी पड़ेगी ना। पहले लड़कियां हार गई, इंडिया इंग्लैंड का जो T20 अंतिम मैच था वो इंडियन वुमेन्स टीम हार गई और फिर मेन भी हार गए, वो भी लॉर्ड्स के अंदर। और लगा बिल्कुल नहीं था ना कि जब सेकंड इनिंग्स में हम बैटिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ हो सकता है। अंतिम दिन 5th डे पर ऐसा हुआ रिजल्ट, मतलब कैसे? आई थिंक बहुत समय लगेगा टू कम टू टर्म्स विद इट, बट इस समय की न्यूज तो यही है ना कि पिछले कुछ दिनों में विमेन की टीम भी हार गई। चलेंगे जी उसमें। देखिए हम कल भी बात कर रहे थे कि आईसीसी की सालाना जो मीटिंग है 17 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी और जय शाह की अंडर ये मीटिंग रखी जाएगी, क्योंकि चेयरमैन जो उस टाइम जय शाह हैं और उनकी सदारत में 10 बड़े जो मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा वो ये है कि जय शाह अब चूंकि आईसीसी की सदारत या आईसीसी की चेयरमैनशिप उनके हाथ में है, फिर जो सीईओ हैं पहले जैफ अल-हार्डिस थे, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे। इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भी था तो वो पाकिस्तान आए थे देखने के लिए। इवन फाइनल में वो नहीं थे, लेकिन सेमीफाइनल में वो आए थे। फाइनल में शायद वो बाद में लेट आए थे, लेकिन जो सेमीफाइनल था वो पूरा उन्होंने पाकिस्तान में मैच देखा था। अब गुप्ता जो बीसीसीआई के साथ भी पहले जुड़े हुए थे, अब उनको जो है वो जय शाह ने वहां पर सीईओ लगा दिया। तो ज्यादा जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भारत के हैं। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए एक 2 बड़े चैलेंजेस हैं, बाकी तो चलो वो ग्लोबल हैं, लेकिन जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट आप कह सकते हो कि नोज उसके अंदर शामिल है, वो 2 बड़े हैं। एक तो ये कि जो 2 टायर टेस्ट क्रिकेट का सिस्टम है, एक तो उसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो पहले तो कहा जा रहा था, इवन जय शाह की तरफ से भी जो एक छोटी सी मीटिंग बैठी गई थी उसमें कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को टॉप जो 1 टियर है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जो फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से हार कर आ गया, फिर पाकिस्तान जिस तरह से वेस्ट इंडीज से अपने घर पर, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वेस्ट इंडीज से अपने घर पे आ रहा, लेकिन बांग्लादेश से तो व्हाइट वॉश हो गया, और ये वो टीम है जिनको 2nd टायर में रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो उनसे भी बुरा कर रहा था, तो कहीं पाकिस्तान को भी जो 2nd टियर है उसमें तो नहीं रख दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के टेस्ट की फॉर्म तो एक गिरना कंसर्न है ही है। दूसरा, पाकिस्तान की जो व्यूवरशिप है टेस्ट को लेकर वो भी ऑल्सो एक कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अगर आप टेस्ट सीरीज अभी भी आप रखवा लें, मतलब ये को मैं वैसे नहीं बोल रहा, आप ऑस्ट्रेलिया को यहां बुला लें, आप इंग्लैंड को यहां बुला लें और व्यूवरशिप आप देख लें और यहां पर आप स्पॉन्सरशिप देख लें कि किस तरह से आती है, व्यूवरशिप किस तरह से आती है। तो अगर पाकिस्तान को छोटी टीमों के साथ ही रखा जाता है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही पाकिस्तान को रख दिया जाता है। अभी खैर इसका मेन इसका बताना इस मीटिंग में डिसाइड करना है कि इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। क्या ये जो छोटी टीम्स होंगी ये बिल्कुल भी बड़ी टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगी, या कोई एक आध सीरीज इनको साल एक साइकिल में दी जाएगी, या ऐसा कर दिया जाएगा कि कोई ये जो छोटी टीम्स हैं ये कोई भी जो बिग 3 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें से एक के साथ बड़ी सीरीज खेलेंगे। हाल ही में इंग्लैंड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच संपन्न हुए T20 सीरीज में, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 3-2 से सीरीज को अपने नाम किया था, उसके पश्चात 5 मैचों की वनडे सीरीज का कल आगमन हुआ। फर्स्ट मेट्रो बैंक ODI कल रोज
बॉल स्टेडियम में खेला गया, जो कि काउंटी शायर्स का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस को जीतते हुए बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 258 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले और सोफिया डंकली ने 83 रन बनाया हुआ शतक से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चूक गई और अंतिम ओवर में जाकर के आउट हुई। साथ ही एलिस डेविडसन रिचर्ड ने 53 रन बनाए, नैट शीवर ब्रंट ने 41 रन और एमा लैम्ब ने 39 रनों का योगदान दिया, जो की सहायता से कुल 258 रन बनाए गए। और भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 2 विकेट 31 रन लेकर के दिए और क्रांति गौर ने 55 रन देकर के 2 विकेट लिए। श्री चारनी ने 46 रन देकर के 1 विकेट लिया और अमरजोत कौर ने 58 रन देकर 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला विकेट एमी जोन्स के रूप में 8 रनों पर खोया, जो कि दूसरे ओवर में मिला था। इसके बाद विमॉन्ट 20 रन के स्कोर पे आउट हुई, एमा लैम्ब 91 रन के स्कोर पे आउट हुई। हालांकि इससे पहले विमॉन्ट का विकेट जो है वो DRS मेथड से भारतीय टीम को मिला, क्योंकि अंपायर ने इन्हें नॉट आउट किया था, जबकि जब भारतीय टीम ने रिव्यू लिया तो वह आउट थी और इस प्रकार से दूसरा विकेट भारतीय मिला था। फिर लैम्ब का विकेट 91 रन पे और नैट शीविल का विकेट 97 रन पे। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और 97 रन को विकेट गिरने के पश्चात 5वां विकेट के लिए भारतीय टीम को बहुत समय लगा और संघर्ष करना पड़ा। 5वें विकेट भारत को 203 के स्कोर पर मिला, जो कि डेविडसन रिचर्ड्स का था, एलिस डेविडसन रिचर्ड का था, जिन्होंने 53 रन का योगदान दिया। और फिर सोफी डंकली जो कि 83 रन पे आउट हुई, वह 39वें ओवर में 6ठा विकेट बनी और इस प्रकार से इंग्लैंड की पारी का समापन हुआ। इसके पश्चात भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने यानी कि स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और भारत को एक अच्छी शुरुआत दी, परंतु 48 रन के स्कोर पे भारत को पहला झटका लगा स्मृति मंधाना के रूप में। स्मृति ने 28 रन बनाए। फिर प्रतिका रावल 94 रन के स्कोर पर जब भारत की टीम पहुंची थी तब आउट हुई। प्रतिका ने 36 रन बनाए। भारत को तीसरा झटका हरलीन देओल के रूप में लगा, जो 103 रन के स्कोर पे आउट हुई। हरलीन ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 34 रन बनाए। भारत की पूर्व कप्तान और इस समय बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रही हरमनप्रीत कौर भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई और इनको 24 रन के स्कोर पे चलती बनी। इसके बाद जमीमा रॉड्रिग्स ने पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ा और भारत को अगला विकेट 214 रन पे भारत का 5वां विकेट लिया। जमीमा दुर्भाग्यशाली रही और 48 रन के स्कोर पे आउट हुई और उनका आधे शतक 2 रनों से चूक गया। इसके बाद दीप्ति शर्मा आई, जो कि इस भारतीय कप्तान थी। दीप्ति शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को विजय दिलाई और 62 रन जोड़े, जिसमें वह नॉट आउट रही। साथ ही भारतीय पारी का 6ठा विकेट ऋचा घोष के रूप में गिरा, लेकिन जब ऋचा आउट थी तब तक भारतीय टीम विजय द्वार पर पहुंच चुकी थी और इस प्रकार से भारतीय महिला टीम ने यह ODI 4 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें कि इस ODI में विजेता टीम की कप्तान दीप्ति शर्मा को उनकी कप्तानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और अगला ODI भारत का 2 दिन के बाद इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ मित्रों, इस 5 दिवसीय एक श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है और पिछली अपनी T20 सीरीज की ही प्रदर्शन को दोहराते हुए विजयी शुरुआत कर दी है। आगे देखना होगा कि भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन इसमें कैसा रहेगा। हालांकि पिछली जो जीत हुई थी वह कई मायनों में विशेष के लिए थी, क्योंकि वह पहली T20 विजय सीरीज थी, यानी कि पहली बार कोई सीरीज भारत ने T20 इंग्लैंड में जीती थी और इंग्लैंड के विरुद्ध जीती थी। उसके पिछली T20 सीरीज भारत की बहुत ही अच्छी थी। अब देखना होगा कि क्या ये ODI सीरीज थी भारत अपने नाम कर पाएगा। इसी के साथ मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने कमेंट्स से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।